Good morning, good afternoon and good evening प्यारे बच्चों. In our previous lecture, we have started discussion about potential energy. And we have discussed about how to calculate gravitational potential energy. Now, in this lecture, we will be going ahead with the discussion of elastic potential energy. Now you must be thinking, elastic potential energy. We will be discussing about a spring. And whenever it's pulled or compressed, it stores elastic potential energy. We will be discussing about the potential energy stored in a spring. Okay? अब ये जो potential energy है किसके कारण है? Elasticity के कारण. तो due to that reason, the basic nature of potential energy stored in the spring is elastic potential energy. Let's go ahead with. You all know very well that what basically is a spring. है ना? अभी आप जहां बैठे हो, आपके टेबल के ऊपर डेफिनेटली स्प्रिंग बिल्कुल डेफिनेटली पड़ा होगा. दिखाऊं कैसे? ये देखो, आया नजर? ओके. और बहुत सारी जगह पे स्प्रिंग आपके आसपास नजर आता है. डोर स्प्रिंग है ना. आफ्टर दैट थोड़ा सा और अगर कंसंट्रेट करें, एक्टिवा चलाते हो, एक्टिवा में शॉकर्स आर हैविंग अ स्प्रिंग. एंड यू नो, स्प्रिंग को हम यूज करते हैं किस पर्पस के लिए? एक्सरसाइज पर्पस के लिए यूज करते हैं. देखो, है ना, वो चेस्ट एक्सपेंडर होता है जिसमें स्प्रिंग अरेंजमेंट लगा होता है. स्प्रिंग यूज कर रहे हैं. तो स्प्रिंग का यूज हमारी लाइफ में बहुत वाइड यूज है बेटा. और स्प्रिंग की बेसिक प्रॉपर्टी की बात करता हूं. देखो, ओके. A very general observation associated with the spring, okay, make it a very popular thing to use. ठीक है, सिर्फ एक रीजन है. देखो ध्यान से. When a spring is pulled to elongate or it is compressed, क्या होता है? Just observe. ये स्प्रिंग है, मैं इसको पुल कर रहा हूं. ध्यान देना, यहां से मैंने इसको होल्ड कर लिया. आई एम पुलिंग इट. मैंने पुल कर दिया, इसको पुल कर दिया. क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? ये देखो कहां तक है. इसको पुल करके मैंने, ये देखो, वही सी, इसको पुल करके यहां तक ले आया. वापस बैक, पुल्ड बैक टू ओरिजिनल. अब इसको मैं कंप्रेस कर रहा हूं. सी, कंप्रेस्ड, back to original. See now, compressed, back to original. This is the only property of the spring make it worth using. It's okay. You know, when a spring is pulled to elongate or it is compressed, it generates in itself a force which helps to regain its original configuration. अभी आपने देखा ना, spring compressed. Okay, when I am releasing it is regaining its original shape, its original configuration. Why it is able to regain its original configuration? That is because of this force which the spring produces in itself. Okay, because of change in configuration. आप इसका configuration change करो, ये अपने अंदर एक force बनाएगा. That force which helps it to regain its original configuration. And you know, that force
is called as restoring force. Why? Because that force is helping it to reach. ऐसा कंप्रेस हो जाएगा, यस और नो? ठीक। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ जो है अब आपका वो किस डायरेक्शन में है? चेंज इन लेंथ O to B, चेंज इन लेंथ इज दिस वे, लेंथ इज रिड्यूस्ड, इट इज कंप्रेस्ड। ठीक है, जब इसको रिलैक्स करोगे तो किधर जाएगा? इट विल बी मूविंग टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स इज दिस वे, दिस वे। स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स बना दैट इज दिस वे, क्योंकि वो इधर लेके जा रहा है ना इसको, टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स है इस सिचुएशन में ऑपोजिट टू चेंज इन लेंथ हुआ या नहीं? तो वन थिंग इज फॉर श्योर कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज set up in the spring in a direction opposite to change in length. अगर आपने elongate किया तो it will be in this direction, अगर आपने compress कर दिया तो it will be in this direction. Okay. Magnitude of restoring force is directly proportional to change in length. जितना ज्यादा स्प्रिंग को आप इलोंगेट करोगे या कंप्रेस करोगे उतना ज्यादा उसमें रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। जो स्प्रिंग आपके पास है यू जस्ट ट्राई टू डू विद दैट। देखो ये अपना स्प्रिंग है, मैंने इसको थोड़ा कंप्रेस किया, मेरे हाथ के ऊपर फोर्स लग रहा है। आई एम कंप्रेसिंग इट लाइक दिस, मेरे हाथ के ऊपर फोर्स आउटवर्ड लगा रहा है, ऐसे थोड़ा फोर्स स्प्रिंग के कारण मेरे हाथ पे, मेरे फोर्स के अगेंस्ट मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं। अब जो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है क्योंकि मैंने इसको ज्यादा कंप्रेस कर दिया, नाउ द स्प्रिंग इज अप्लाइंग मोर फोर्स, मैंने इसको ज्यादा कंप्रेस कर दिया, इसका चेंज इन लेंथ इज मोर नाउ। अब मैंने और कर दिया, नाउ मुझे इसको होल्ड करने में, इसको कंट्रोल करने में डिफिकल्टी हो रहा है, और कंप्रेस किया
ठीक है, अब मेरा हाथ हल्का हल्का शिवर कर रहा है क्योंकि ज्यादा फोर्स ये स्प्रिंग मेरे हाथ के ऊपर लगा रहा है। स्प्रिंग जो फोर्स अप्लाई कर रहा है अगेंस्ट द फोर्स विच आई एम अप्लाइंग, दैट फोर्स बेसिकली इज द रिस्टोरिंग फोर्स। जितना ज्यादा मैं इसको चेंज इन लेंथ कर रहा हूं, जितना ज्यादा इसका चेंज इन लेंथ किया जा रहा है, एज मच इज वैल्यू ऑफ डेल्टा एल, एज मच रिस्टोरिंग फोर्स इज सेटिंग अप इन द स्प्रिंग। ओके, ठीक है। मेन रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। मैं चेंज इन लेंथ लिख रहा हूं बेटा। ओके, इस चेंज इन लेंथ में बोथ द थिंग्स इट विल बी इंक्लूडिंग increase in length as well as compression in length, reduction in length. Okay, when this proportionality is changed into equality, जब इसको मैं proportionality को equality में change करता हूं, okay, तो यहां पे एक constant आता है। It's okay, change in length। अब ध्यान देने की बात है, this delta L and restoring force both are opposite to each other, तो यहां पे एक नेगेटिव साइन आता है। इट्स ओके। ये नेगेटिव साइन क्या कह रहा है? दिस नेगेटिव साइन इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन दैट द चेंज इन लेंथ एंड द रिस्टोरिंग फोर्स बोथ आर ऑलवेज ऑपोजिट। इट्स ओके। दिस के नाउ, के इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट, रिस्टोरिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग क्योंकि स्प्रिंग के रिलेटेड कांस्टेंट है ना, रिस्टोरिंग कांस्टेंट इसको इसलिए कहा जाता है, ओके, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू हाउ फास्ट बेसिकली अ स्प्रिंग विल बी रिस्टोरिंग। इट्स ओके। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये के का वैल्यू कैसे आता है? विच स्प्रिंग विल हैव मोर वैल्यू ऑफ के, विच स्प्रिंग विल हैव लेसर वैल्यू ऑफ के? ठीक, तो उसकी बात करने से पहले रिस्टोरिंग फोर्स वर्सेस चेंज इन लेंथ, ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलो, ठीक, रिस्टोरिंग फोर्स वर्सेस चेंज इन लेंथ, वी विल बी ड्रॉइंग द ग्राफ नाउ। ओके, देखो, दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। इस एक्सिस के ऊपर मैं रिस्टोरिंग फोर्स लूंगा, वाई? Because that restoring force is depending on change in length. Change in length is independent. Change in length I'll be taking here. ये expansion हो जाएगा increase in length, और ये compression हो जाएगा decrease in length. Origin, no change in length. It's okay. Delta L positive, delta L negative. Restoring force positive, restoring force negative. It's okay. As already I told you, restoring force is equal to minus K times change in length. K times change in length. Negative sign है बेटा। ठीक, देखो बेटा, डेल्टा L पॉजिटिव, तो रिस्टोरिंग फोर्स, नेगेटिव साइन है, रिस्टोरिंग फोर्स विल बी नेगेटिव। Yes or no? And as the value of delta L will increase, restoring force also will increase, but it will be negative for delta L positive. ठीक, something like this. Okay, restoring force is directly proportional to delta L, लेकिन simultaneously इस नेगेटिव में कंसंट्रेट करो। डेल्टा L पॉजिटिव मतलब इंक्रीज इन लेंथ है, तो रिस्टोरिंग फोर्स आपका नेगेटिव है, तो ये डाउन इस क्वाड्रेंट में आएगा। When you are compressing the spring, ठीक है, जब कंप्रेस कर रहे हैं हम, फाइन, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ जितना ज्यादा इंड्यूस कर रहे हैं उसमें डेल्टा एल नेगेटिव, तो रिस्टोरिंग फोर्स विल गेट पॉजिटिव। इट्स ओके, रिस्टोरिंग फोर्स विल बी पॉजिटिव इन दैट सिचुएशन। दिस विल बी द सिनेरियो। ठीक है, हम सेम स्प्रिंग स्टडी कर रहे हैं, इस कारण से ये लाइन बिल्कुल सीधा है। वाई? नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग वाई? क्योंकि ये जो लाइन है ना, इंक्लाइंड है। स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन क्या प्रोवाइड कर रहा है बताओ जल्दी से, क्विक।
स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, यहां पे आप स्लोप की बात कर लेते हैं। चलो ये लो, ऐसे भी ले सकते हैं, विद हॉरिजॉन्टल लेना। इट्स ओके। दिस इज योर रिस्टोरिंग फोर्स, दिस इज योर डेल्टा एल। स्लोप tan थीटा, दिस इज थीटा, तो tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, स्लोप होता है tan थीटा, स्लोप होता है tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, restoring force over delta L, restoring force over delta L is getting K, is equal to K। नेगेटिव साइन में इस टाइम अभी आपका निग्लेक्ट कर रहा हूं, बिकॉज वो FR रिस्टोरिंग फोर्स और डेल्टा L के डायरेक्शन के बीच में रिलेशन देता है। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग द मैग्नीट्यूड, बेसिकली K का मैग्नीट्यूड है ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय डेल्टा L एज पर द ओरिजिनल इक्वेशन इज K, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, रिस्टोरिंग कांस्टेंट। तो यहां पे सेम लाइन है, सेम स्लोप है दोनों का, इस पार्ट का भी और इस पार्ट का भी। क्यों? क्योंकि मैं सेम स्प्रिंग यूज कर रहा हूं। फॉर द सेम स्प्रिंग वैल्यू ऑफ K विल बी सेम। इट्स ओके, ठीक। अब आपको यहां पे देखो, अगर ये ग्राफ आप नेगेटिव साइन निग्लेक्ट करके भी बनाते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन ग्राफ आप नॉर्मली इस क्वाड्रेंट के अंदर दिखा दो इलोंगेशन के लिए, यहां पे दिखा दो कंप्रेशन के लिए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कंसेप्चुअली दिस इज करेक्ट, 100% करेक्ट ही है, वो आपका 90% करेक्ट हो सकता है। ओके, विद अ टैग कि आई निग्लेक्टेड नेगेटिव। फाइन, चलो। तो अगर आपको यहां पे एक प्रॉब्लम दिया जाए, ओके, कि सपोज दिस इज ओके रिस्टोरिंग फोर्स एंड डेल्टा L। चलो अभी साइन की बात नहीं करते हैं, नॉर्मल सिनेरियो की बात करते हैं। दिस इज स्प्रिंग A, दिस इज स्प्रिंग B। आपको टास्क दिया गया, ठीक है ना, और अगर इसको करेक्टली 100% करेक्ट बनाना है तो देन यू विल बी मेकिंग इट लाइक दिस, डेल्टा L एंड restoring force delta L। fine, one is this spring, another is this spring। छोटा एंगल जो बना रहा है वो A बना रहा है, बिगर एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है वो B बना रहा है। अगर आपको सीधा क्वेश्चन दिया जाए which of the spring has greater value of K, spring constant, तो आप क्या चेक करोगे यहां पे? स्लोप। अब जैसे हमने अभी किया, ओके, slope of this graph, restoring force versus change in length graph, okay, that is providing us the value of K। तो यहां पे भी आप करके देख लो, ओके, कि slope is providing you the same thing। यहां पे इस एक्सिस के ऊपर आपका रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, इस पे डेल्टा L आएगा। slope is equal to restoring force versus delta L, which is equal to K। It means slope is equal to K। मोर वैल्यू ऑफ स्लोप, मोर वैल्यू ऑफ K। तो स्लोप किसका ज्यादा है? B का। स्लोप ऑफ B इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ A। ओके, देयरफॉर क्या होना चाहिए? देयरफॉर K, स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर B शुड बी ग्रेटर देन स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर A। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ठीक है, मैथमेटिकली तो हमने बात कर लिया कि K इज प्रोवाइडेड बाय स्लोप, रिस्टोरिंग फोर्स, डेल्टा L। अगर हम फिजिकली बिल्कुल जो दर्शन कर रहे हैं हम अपने सामने स्प्रिंग के, हाउ वी विल बी एनालाइजिंग, हम किस तरह से एनालाइज करेंगे कि किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कम है या ज्यादा है? द स्प्रिंग कांस्टेंट हैज द स्मॉलर वैल्यू और द बिगर वैल्यू। बताओ एक सिंपल सा टूल, चलो सुनो आराम से। यू नो, A spring in case of which change in length is easy, जिसको आराम से change in length, आराम से उसका elongate किया जाए और आराम से उसको compress किया जा सकता है। सॉफ्ट स्प्रिंग कहेंगे ना उसको, ठीक। उसके लिए K का वैल्यू will be smaller।
इट्स ओके, ठीक, मीन अ सॉफ्ट स्प्रिंग, ओके, और इजी टू हैंडल, हैव स्मॉलर वैल्यू ऑफ के, ठीक है। अ स्प्रिंग विच इज हार्डर, जिसका चेंज इन लेंथ करने के लिए हमें बहुत सारा फोर्स लगाना पड़ता है, डिफिकल्ट टू हैंडल, समझ में आया? हार्डर स्प्रिंग यू से, है ना, विल बी हैविंग ग्रेटर वैल्यू फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट, इट्स ओके। सॉफ्टर वाला जो स्प्रिंग है उसका जो के का स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू होगा वो लेसर होगा, बट इन केस ऑफ अ स्प्रिंग विच इज हार्डर टू हैंडल, जिसका चेंज इन लेंथ करने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, ओके, दैट स्प्रिंग विल हैव ग्रेटर वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। पता चल गया अब आपको? You know, spring constant, the value of spring constant also depend on length of spring. Length of spring. Spring constant and actual length of spring. दोनों में क्या रिलेशन है उसकी बात करें अब। A smaller spring, ध्यान से सोचो, a smaller spring as is difficult to handle, तो उसका value of K क्या होना चाहिए? Should be more. Whereas एक बड़ा स्प्रिंग है जिसका लेंथ इज लॉन्गर, इजी टू हैंडल होता है या नहीं? थिंक ऑफ द सिचुएशन। तो उसके लिए जो वैल्यू ऑफ के होगा दैट विल बी लेसर, इट्स ओके। अ लॉन्गर स्प्रिंग हैज लेसर वैल्यू ऑफ के, लेस वैल्यू, whereas a shorter one have the more value of k as it is difficult to handle। यहां से क्या पता चल रहा है कि the value of spring constant k is inversely proportional to actual length of spring, actual length of spring, it's okay। mean this k is inversely proportional to, हम actual length of the spring L assume कर लेते हैं, फाइन, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे, कुछ जनरल कांस्टेंट आ जाएगा, ABCD एनीथिंग यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम। तो अगर हम आपको कहें कि प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ के वर्सेस लेंथ ऑफ स्प्रिंग, कैसा ग्राफ बनेगा? सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट्स ओके। के डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है? लेंथ के ऊपर। तो जो इंडिपेंडेंट होता है उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया, स्प्रिंग कांस्टेंट इज डिपेंडिंग लाइक दिस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Inversely proportional mean something like this, as length will increase the value of k will reduce, inversely proportional, it's okay, ठीक है। Now let's take a situation for better understanding। A spring of length L has spring constant k, इट्स कटेड इनटू 3 इक्वल पीसेस, उसका कटिंग कर दिया हमने और 3 इक्वल पीसेस बना दिए उसके, ईच विल बी हैविंग लेंथ L/3। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ईच पीस ऑफ द स्प्रिंग? पॉज करके सॉल्व करो, थिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। सी, टू सॉल्व दिस वापस उसी इक्वेशन पे चलते हैं जिसमें स्प्रिंग कांस्टेंट हमने बताया था कि लेंथ पे डिपेंड करता है। स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यही कहा था। अब हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज कर देते हैं, इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट डाल देते हैं यहां पे a, जनरल कांस्टेंट बाय L। तो व्हेन द स्प्रिंग इज ऑफ लेंथ L, कांस्टेंट इज k, स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्वेशन नंबर 1। नाउ ईच
that spring is cutted into 3 pieces. ठीक है, तो हर एक का लेंथ कितना हो गया? L/3. तो let the new spring constant be K1. K1 be the new spring constant. It's okay. Is equal to, constant will be remaining same. Length कितना हो गया? L/3. इक्वेशन नंबर 2. हमें K1 का वैल्यू निकालना है अब, because K1 is the spring constant for the spring which is having length L/3. It's okay. Now dividing equation 2 by 1. 2 by 1. K1 by K is equal to, K1 is 3a by L. 3a by L over a by L. 3a by L into L by A. So K1 will be equal to 3 times K. Mean the value of spring constant for each piece of the spring will be 3 times the value of spring constant for the complete length. जो complete length के लिए spring constant था ना, उसका 3 times हो जाएगा. आपने length को divide by 3 किया तो spring constant multiplied by 3 हो गया. Inversely proportional. It's okay? ठीक है. अब इस K के यूनिट्स क्या हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट के यूनिट्स. Now यूनिट इसका लाने के लिए we will be using this restoring force is equal to minus K times change in length. K का यूनिट निकालना है. K is equal to restoring force divided by delta L. तो न्यूटन पर मीटर. न्यूटन ओवर मीटर. तो यूनिट्स ऑफ SI यूनिट फॉर restoring constant for the spring constant is Newton per meter. ओके. और CGS क्या बन जाएगा? डाइन पर सेंटीमीटर. फाइन. डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर K. रिस्टोरिंग कांस्टेंट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला देखो. K is equal to restoring force basically which is the force change in length, that is length. force के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? MLT minus 2. लेंथ के लिए change in length will be a length कैंसिल हुआ, that will be MT minus 2. It's okay. This is dimensional formula for K. ठीक है. I told you some of the basic things about spring. The next task for us is to find the potential energy of a spring, okay, which is elongated or compressed. Fine. ठीक है. तो you just go through these basic things about spring. All these things will be utilized when deriving the relation for potential energy, when discussing the potential energy of a compressed or elongated spring. Just go through it. Fine. If you find any kind of confusion, let me know about it. Thank you. Have a nice day.